हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का वेदांत इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक ऐसे पेपर के बारे में, एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट में से एक है। हम बात करने वाले हैं बाल विकास के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक घोषणा किया है कि शिक्षकों की भर्ती आने वाली है और उसी के लिए यहाँ पर जो है सीजी टेट का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो अगर हम देखें सीजी टेट के अनुसार और साथ ही साथ शिक्षक भर्ती के अनुसार जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है वो है बाल विकास का जो सब्जेक्ट है वो। इसमें जो आज हम लोग देखने वाले हैं वो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे पता ये चलता है, हम जब पिछले ईयर के जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि भाई अगर ये सिलेबस इतना सारा है तो इस सिलेबस में से कौन सा जो इतना छोटा सा पोर्शन है वहां से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका हमें क्या है, सटीक हमें एक पता चलता है कि यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा बन रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो सीजी टेट, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोस में भी हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि सीजी टेट में भी पेपर 1 होता है और जो शिक्षक भर्ती है उसमें भी सहायक शिक्षक एग्जाम होता है। तो सहायक शिक्षक का जो पैटर्न है और जो सीजी टेट का पेपर 1 का पैटर्न है वो लगभग नहीं, वो पूरा का पूरा क्या है, वो सेम है। बस उसमें कुछ सब्जेक्ट जो है सहायक शिक्षक में ऐड हो जाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, जैसे कि एक सामान्य ज्ञान का एक पोर्शन। तो ये बस वहां पर ऐड हो जाता है, बाकी जो पूरा का पूरा जो वहां पर सब्जेक्ट है वो सेम टू सेम रहता है। तो आज जो हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे जिसके बारे में, अगर आपने इसे बहुत अच्छे से समझा, अगर आपने इसे लास्ट तक पूरा देखा तो आपका जो एनालिसिस है, मतलब अगर देखें तैयारी का, तो वो सीजी जो टेट है उसका पेपर 1 भी हो जाएगा वहाँ से और साथ ही साथ सहायक शिक्षक का है वो भी वहाँ पर आपका एक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये यहाँ पे प्रश्न पत्र। आपको जो प्रश्न पत्र यहाँ पर आपको शो होने वाला है जो कि बाल विकास का ही है, तो ध्यान दीजिएगा, इस बाल विकास में यहाँ पर जो है 30 क्वेश्चंस आते हैं और ये जिस पेपर की मैं बात कर रहा हूँ वो है सीजी टेट 2014। ये 2014 में आया हुआ ये बाल विकास का ये पेपर है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा एक टिप देना चाहूँगा कि अगर जब भी आप जो है इसे सॉल्व करें, खास करके बाल विकास के पेपर को अगर आप सॉल्व करें या फिर जो पेडागोजी है आपके अलग अलग सब्जेक्ट जैसे हिंदी या इंग्लिश उसको भी सॉल्व करें, तो आप जो है एक एस्पिरेंट की तरह आप उसे सॉल्व मत करना। एस्पिरेंट मतलब आप एक विद्यार्थी की तरह उसे मत पढ़ना। आप ये समझिए अपने आप को कि आप एक टीचर हैं और आपके सामने अगर कोई जो स्टूडेंट हैं उनके सामने में ये जो बातें लिखी हुई हैं ये अगर दिखेगा, मतलब ये जो अभी हम देखेंगे क्वेश्चंस, तो आप उस जगह पे आप क्या करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका जो है एक जो पहले से जो बोलना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस जो हैं पढ़ के ही आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप एक एस्पिरेंट के तौर पे करेंगे तो हो सकता है उस तरीके से आप उसे ना देख पाए उस क्वेश्चन को। तो चलिए, सबसे पहला टिप कि आप एक शिक्षक के रूप में आप अपने आप को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले एक शिक्षक की तरह ही इन क्वेश्चंस को देखते हैं और चलिए इसे सॉल्व करते हैं और इसके एक एक पॉइंट को हम डिटेल में समझते हुए चलेंगे। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपके कई सारे टॉपिक यहीं पर से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सबसे पहला जो यहाँ पे प्रश्न है, डिस्लेक्सिया का संबंध किससे है, आखिर ये डिस्लेक्सिया होता क्या है। और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, आंकिक अक्षमता या तार्किक अक्षमता। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि डिस्लेक्सिया क्या है, एक प्रकार का अक्षमता है, ठीक है। इसका मतलब होता है इससे जिसे डिस्लेक्सिया हो जाता है उसे किसी चीज में प्रॉब्लम आती है। अब क्या प्रॉब्लम आती है, तो ध्यान दीजिएगा, उसे सीखने में समस्या होती है, वो सीख नहीं पाता, किसी भी चीजों को वो सीख नहीं पाता। उसे पढ़ने की समस्या होती है, लिखने की समस्या होती है, ठीक है, ये क्या होती है, उसे समस्या होती है। साथ ही साथ उसको क्या होता है, आंकिक और वो तार्किक चीजें क्या नहीं कर पाता, वो समझ नहीं पाता। ये क्या होता है,
डिसलेक्सिया। ठीक है, अगर आपको एक एग्जाम्पल में बताऊं तो आप सभी ने देखा होगा तारे जमी पर, तो उसमें जो वो मेन जो कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर को भी डिसलेक्सिया का ही वहां पर क्या था, उसे वहां पर अक्षमता था, जिस वजह से वो समझ नहीं पाता था, वो उन चीजों को पढ़ नहीं पाता था, सीख नहीं पाता था। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या हुआ, डिसलेक्सिया के बारे में पता चल गया। अब देखिए यहां पर ऑप्शन दिया गया है, तो हमको सही आंसर क्या लेना है। तो देखिए पढ़ने की अक्षमता, यहां पर देखिए ये भी है, लिखने की भी अक्षमता है, आंकिक अक्षमता, तार्किक अक्षमता सब दिया हुआ है। लेकिन व्यापम ने यहाँ पे क्या आंसर लिया हुआ है, क्योंकि अगर हमें पढ़ने की क्षमता देता हूं तो बाकी सब क्या होता है, यहाँ पर छूट जाता है। तो व्यापम ने इसका जो सही आंसर लिया हुआ है वो है आंकिक अक्षमता। इसमें क्या होता है कि आंकिक अक्षमता मतलब वहां पे पढ़ना भी शामिल हो गया, क्योंकि जब वो पढ़ेगा तभी तो वो मैथ्स बना पाएगा, लिखना क्योंकि वो लिख ही नहीं पाएगा। तार्किक, इस आंसर को क्यों लिया कि वहां पर तर्क भी वो कर पा रहे हैं, इस ऑप्शन की वजह से क्या हो रहा है, तर्क कर पा रहा है। और बाकी अगर ऑप्शन में से अगर सही आंसर लेता है तो सिर्फ एक एक चीज कर पा रहा है, इसलिए इसका जो आंसर क्या होगा, सी। और व्यापम ने भी इसका आंसर क्या लिया है, सी ही लिया है। हम जो भी आंसर हम देखेंगे यहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चंस में, वो व्यापम के अकॉर्डिंग ही देखेंगे, जो उसने सही माना है हम उसे ही लेकर यहाँ पर चलेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न कि आखिर दूसरा प्रश्न क्या दिया था। तो दूसरा प्रश्न ये है कि बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए एक शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। अभिप्रेरित मतलब क्या होता है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा, हिंदी माध्यम को भी कंफ्यूजन होता है कि आखिर ये अभिप्रेरण क्या है। तो मोटिवेशन, इसका मतलब है आप बच्चों को कैसे मोटिवेट करोगे ताकि वो क्या हो सके, सीख सके। तो ये है इसका मतलब। तो कैसे मोटिवेट करोगे, पहला प्रतिस्पर्धा करके। ठीक है, आप क्या करोगे, दो कैंडिडेट के बीच प्रतिस्पर्धा कराओगे, कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चे को ही पुरस्कृत कर दोगे, जो फर्स्ट आया उसी को ही बोले चलो आज आपको चॉकलेट खिलाते हैं। तीसरा, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का क्या करना, सृजन। सृजन मतलब आपको एक ऐसा वातावरण बनाना है जहां पर वो क्या कर सके, आसानी से सीख सके। और चौथा ऑप्शन दिया गया कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। ठीक है, कि आप क्या करो, जो टॉपर हैं उनकी तारीफ करते रहो, तो उससे क्या हो जाएंगे, वो अभी प्रेरित हो जाएंगे। तो आप खुद सोचिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या हो पाएगा, क्या नहीं। तो यहां पे इसका सही आंसर होगा सी, क्योंकि जब आप जो है एक सही वातावरण देते हैं बच्चे को, आप उनको मौका देते हैं कि आप अपनी बातों को रखें, सीखिए। कुछ अगर गलती करते हैं तो आप क्या करते हो, उसे थोड़ा समझाते हो। ठीक है, तो उससे ये होता है कि वो जो है क्या होते हैं, और भी इंटरेस्ट लेते हैं उन चीजों को सीखने के लिए। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा आंसर सी। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो ये है निम्न में से कौन सा अच्छा अनुशासन, इस पॉइंट को याद रखिएगा, अच्छा अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है। तो सबसे पहला चीज तो आपको ये पता होना चाहिए अनुशासन क्यों जरूरी है। तो अनुशासन को हम लोग नॉर्मली डिसिप्लिन बोलते हैं, और डिसिप्लिन होना ही क्या है, बहुत जरूरी है लाइफ में। ठीक है, तो अगर डिसिप्लिन नहीं हुआ तो जो बच्चे का जो व्यवहार है वो क्या हो सकता है, वो बदल सकता है, और वो अपने जीवन में क्या ज़्यादा जो लक्ष्य है, बड़े बड़े लक्ष्य है या फिर उसके जो नॉर्मल लक्ष्य भी है, उसे वो हासिल नहीं कर पाता। इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो कैसे आप उसे अच्छे तरीके से क्या करेंगे, अनुशासित करेंगे। तो देखिए, कुशल, यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया, कुशल मुख्याध्यापक। ठीक है, जो मुख्य अध्यापक होगा वो कुशल होना चाहिए, स्कूल का स्वस्थ वातावरण होना चाहिए, आदर्श अध्यापक होना चाहिए, और पुरस्कार और दंड। तो देखिए, मुख्य अध्यापक अगर कुशल है मतलब उसे सब पता है, स्किल्डफुल है, स्किल्ड पर्सन है, तो वो आसानी से संभाल लेगा। वातावरण अगर बहुत अच्छा है तो जो बच्चा होगा वो क्या होगा, नॉर्मल तरीके से वो स्कूल आएगा, बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करेगा। अगर उसका जो अध्यापक होगा, ध्यान दीजिएगा, टीचर से ही जो स्टूडेंट है बहुत सारी चीजें सीखता है,
वो समझता है, वो बातें करना समझता है, वो जो लाइफ के बहुत सारी चीज़ों को सीखता है और अपने पाठ्यक्रम को भी समझता है, उसे नहीं छोड़ना है ना। तो इसीलिए अध्यापक का आदर्श होना भी जरूरी है। पुरस्कार और दंड, समय समय पर पुरस्कार देना और अगर ज़्यादा ही कोई गलती करे थोड़ा सा उसे दंड भी देना, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा अगर हम देखें तो वो क्या होगा, ए सभी। सभी के सभी यहाँ पर ऑप्शन इसमें फिट बैठते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर जो चौथा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि एक आदर्श अध्यापक, ध्यान दीजिएगा, आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण कौन सा है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूं, पहला है लोकतंत्रात्मक। यहां पर क्या होना चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए, विषय वस्तु पर अधिकार होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट दिया उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। अब ये क्यों होगा थोड़ा सा समझ लेते हैं। लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, इसका मतलब ये है कि देखिए क्लास में क्या होता है, हर टाइप के बच्चे होते हैं। टॉपर भी होगा और कुछ बच्चे होंगे जिन्हें बहुत धीरे समझ में आता होगा, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बीच में होंगे, जिन्हें मतलब जो बहुत कुछ ना भी समझे, मतलब जो बीच के होते हैं ना, मतलब ना ज़्यादा होशियार ना ज़्यादा कमज़ोर। तो ऐसे 3 टाइप के बच्चे होते हैं। तो लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण मतलब कोई भी वहाँ पर से सवाल करे या किसी को भी अगर उसे मौका देना हो तो वो भेदभाव ना करे कि वो मतलब जो बच्चा है वो ज़्यादा होशियार है तो उसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना, इस टाइप की चीज़ें ना करें। लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण होना पहला। विषय वस्तु पर अधिकार, इसका मतलब है जिस विषय को पढ़ा रहा है उस पर अधिकार होना चाहिए भाई, मतलब उसको आना चाहिए, तभी वो बच्चे को सही ज्ञान दे पाएगा। अगर उसको वो उसके विषय के बारे में जानता ही नहीं है, इसका मतलब उसे पकड़ ही नहीं है, तो वो बच्चे को हो सकता है गलत जानकारी भी दे दे। फिर है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। इसका मतलब है कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो सही से मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब खुद से वो जो क्वेश्चंस नहीं पूछते। तो एक टीचर को इतना तो पता होना चाहिए कि क्लास के जो हैं बच्चों को देखकर समझ सके कि भाई वो बच्चा जो है समझ नहीं पा रहा है, तो क्या मुझे फिर से रिपीट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या किस तरीके से हम उस बच्चे को पढ़ाएं ताकि टॉपर जो बच्चा है वो भी समझ जाए और जो धीरे से समझता है, यानी कमजोर जो बच्चा है क्लास में, वो भी उसको बहुत अच्छे से समझ पाए। तो इसलिए यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठते हैं और इसका आंसर होगा डी। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो यहाँ पे दिया गया है प्रश्न 5। तो देखिए ये प्रश्न क्या है पहले समझिए, फिर मैं इसको बताऊंगा। यहाँ पे पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य ना कर सके। तो ये किसने कहा है? तो देखिए इस टाइप के प्रश्नों के लिए आपको क्या करना होगा, जो अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है या शिक्षाविद है उनके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इसकी क्लासेस जो है हम लेकर जरूर आएंगे, जिसमें हम आपको एक एक जो मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविद हैं साथ ही साथ उनके हम जो कथन है उनको हम जरूर बताएंगे। तो देखिए ये जो बात है ये किसने कहा था? ये कहा था सिरिल बर्ड। ये एक मनोवैज्ञानिक थे, साथ ही साथ ये बहुत बड़े शिक्षाविद भी थे। इन्होंने ही बताया था कि पिछड़ा बालक कौन होता है। तो इन्होंने सरल शब्दों में बताया था कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने उम्र से जो काम किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए उसका जो उम्र यहाँ पे दिया गया है 10 से 11, तो इस वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो जो काम कर सकते हैं उन कामों को ना करके उनके जो एक क्लास नीचे, इसका मतलब है 9 या 8 साल के जो बच्चे कर सकते हैं वो भी ना कर सके अगर वो बच्चा, तो उसे क्या कहा जाएगा? पिछड़ा बालक कहा जाएगा। ये किसका कथन है? ये सिरिल बर्ड का कथन है। इस बात का आपको क्या करना है? याद रखना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न जो है वो है, यहां पे देखिए, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करोगे?
प्रधानाचार्य से शिकायत करोगे, उसे डांटोगे, उससे बातचीत करोगे, या उसके माता पिता को बुलाओगे और उसकी शिकायत करोगे? तो क्या करोगे भाई? तो देखिए यहां पे आपको टीचर है, तो आप देखिए आपको परेशान, अप्रासंगिक प्रश्न कहने का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आप इंग्लिश का कोई टॉपिक पढ़ा रहे, मान लीजिए आप इंग्लिश में नाउन पढ़ा रहे हैं और वो बच्चा अचानक से खड़े होकर आपसे ये पूछने लग जाए कि सर ये पेड़ से आम क्यों गिरता है, तो वो क्या हुआ? उस प्रसंग से रिलेटेड नहीं है, वो कुछ अलग बात कह रहा है, लेकिन वो कह रहा है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? तो देखिए इसका सही आंसर कैसे ढूंढेंगे? देखिए प्रधानाचार्य शिकायत करेंगे तो क्या बच्चे को कुछ सुधार होगा क्या? नहीं, क्योंकि हमारा एज अ टीचर फोकस ये है, हमें बच्चों को सिखाना है, हमें उसे इस काबिल बनाना है कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो इससे कोई फायदा नहीं, डांटना कोई भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता एज अ टीचर। हाँ, कभी कभी डांटना जरूरी है, बट इस स्थिति में डांटना सॉल्यूशन नहीं है। उसके माता पिता से शिकायत करेंगे तो उससे क्या होगा? उसके माता पिता उसे और डांटेंगे और हो सकता है उसे मारे भी, तो उससे उस बच्चे में जो है बुरा प्रभाव हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो है उस बच्चे से बातचीत करेंगे, ठीक है, आपने उसे उस समय आंसर कर दिया, बाद में उसे आपने पर्सनल बुलाया, उससे थोड़ा पूछा, थोड़ा सा डिस्कस किया, क्योंकि हर बच्चे में ना अलग अलग क्या होता है, तरीका होता है सीखने का, हर तरीके का एक रुचि होता है। तो अब उससे थोड़ा सा बात करें, समझेंगे, तो क्या होगा? वो आपको सही जवाब देगा, आपको बताएगा अपनी परेशानी, या नहीं भी होगी उसकी परेशानी तो वो अगली बार से आपको अप्रासंगिक प्रश्न नहीं पूछेगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 यहां पे क्या दिया हुआ है? पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? ठीक है, अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है, याद, ये क्वेश्चन है। अब देखिए, तो भाई सबसे पहला तो ये है कि यहां पे जो पियाजे ये कौन थे? तो पियाजे जो हैं शिक्षाविद थे, साथ ही साथ ये बहुत बड़े ये जो मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने जो है विकास की अवस्था, जो बच्चा जो है उसके विकास की अवस्था को उन्होंने अलग अलग 4 भागों में बांटा, ठीक है, जिसमें उन्होंने सभी जो अवस्था है उसके बारे में बहुत ऐसे डिटेल में बताया। तो यहां पर देखिए, अमूर्त एवं तार्किक चिंतन, ठीक है, मतलब किस अवस्था में बच्चा जो है अमूर्त मतलब क्या होता है? कल्पना करने लग जाता है, चिंतन करने लग जाता है, सोचने लग जाता है, विचार उसके में आने लग जाते हैं, ठीक है। तो किस अवस्था में ये होता है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, कि ऑप्शन सी में, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? वो सीखने लग जाता है। इसका मतलब वो कल्पना करने लग जाता है, अमूर्त चीजों के ऊपर ध्यान देने लग जाता है और तार्किक चिंतन करने लग जाता है। और इसका जो उम्र अगर हम देखें तो 11 से 15, ठीक है, तो 11 से 15 की उम्र में ही आप जो है इस तरीके से, आप खुद भी अगर याद करेंगे, ठीक है, अगर याद आ रहा होगा तो आप जो है इसी अवस्था में ही पहली बार कल्पना करना, अमूर्त चीजों के ऊपर ध्यान देना, ठीक है, आप तार्किक चिंतन करना क्या करते हो? वहां पर सीखते हो और वो चीजें आप वहां पर करते हो। तो ये उन्होंने किसने बताया? पियाजे ने बताया, ठीक है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहां पे है अगला प्रश्न दिया गया है, NCF या 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2, ठीक है, कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के जो कैंडिडेट यानी कि जो विद्यार्थी हैं उनका मूल्यांकन का तरीका क्या होना चाहिए? ठीक है, तो लिखित परीक्षण का ध्यान होना चाहिए, मौखिक परीक्षण होना चाहिए, लिखित एवं मौखिक परीक्षण होना चाहिए, या प्रेक्षण होना चाहिए? तो आप खुद सोचिए, जो कक्षा 1 और 2 के जो बच्चे होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल के होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल के अगर बच्चा होता है, तो अगर हम उसे लिखित परीक्षण देंगे तो वो क्या, वो आप खुद सोचिए, 5-6 साल का बच्चा लिख के क्या आप बता सकते हैं, क्या आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं? तो वहां पर थोड़ा सा क्या होगा? दिक्कत, तो इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। मौखिक परीक्षण के आधार पे तो हो सकता है वो कुछ बच्चे को मालूम भी होता है, बट वो जो क्या नहीं कर पाता, वो जो उसे बता नहीं पाता। लिखित एवं मौखिक परीक्षण
तो ये भी थोड़ा सा हम क्या कह सकते हैं कि हाँ भाई ये इस तरीके से उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। प्रेक्षण, तो प्रेक्षण कहने का मतलब ये है कि क्या करना चाहिए आपको उसका ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। तो ये जो है क्या है सबसे सटीक जो है आंसर होगा यहाँ पर कि आप प्रेक्षण के माध्यम से क्या करो, आप उनका मूल्यांकन करो कि क्या वो बच्चा सीख पा रहा है या क्या क्या उसने सीखा है। ये एक सटीक आंसर यहाँ पर होगा। अब देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न। तो आप देखेंगे जो अगला प्रश्न यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वो है संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, संस्कृति के हस्तांतरण के में सहायता करता है, या संस्कृति का परिष्करण करता है, या उपरोक्त सभी। तो देखिए संस्कृति पर शिक्षा का प्रभाव क्या प्रभाव पड़ता है, तो उस पर संस्कृति पर जो है तीनों प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उससे निरंतरता बनी रहती है, हस्तांतरण भी होता है, बहुत ही आसानी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा पाता है, परिष्करण भी होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहां पे आप अगला प्रश्न देखेंगे तो यहां पे दिया हुआ है कोमल शिल्प उपागम से संबंधित है कि भाई कोमल शिल्प उपागम कैसे आप जो है किससे संबंधित है ये जो। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है रेडियो से, दूरदर्शन से, या कंप्यूटर से। इसका सही आंसर होगा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रयोग से आप क्या कर सकते हो, कोमल शिल्प उपागम, इससे क्या होता है, ये रिलेटेड होता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसके बाद है अगला प्रश्न देखें तो है यहाँ पर एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धिलब्धतांक ऊंचा है, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए बुद्धिलब्धतांक कहने का मतलब क्या होता है भाई, और ये भावनात्मक बुद्धिलब्धतांक, तो इसका मतलब होता है EQ। ठीक है, आपने IQ सुना हुआ है। ठीक है, IQ जो है वो आपके जो है तर्क के ऊपर बेस्ड है, और ये जो EQ कहने का मतलब जो आपके भावनाओं के ऊपर बेस्ड है। तो अगर किसी का जो भावनात्मक बुद्धिलब्धतांक बहुत ज्यादा हुआ तो वो क्या होगा, तो देखते हैं। वह उच्च बुद्धि वाली होगी, तो नहीं, यहाँ पे भावना की बात हो रही है, इमोशंस की बात हो रही है। वह उच्च अनुशासन प्रिय होगी, नहीं। वह हास परिहास वाली होगी, नहीं। इसका सही आंसर होगा कि वो क्या होगा, संतुलित व्यवहार रखती होगी। इसका मतलब उसके सामने में अगर किसी का जो भावनात्मक बुद्धिलब्धतांक यानी कि भावना से वो किसी की भावना से क्या नहीं होता, मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता उसको, तो उसका उस शिक्षिका का क्या होगा, जो व्यवहार हमेशा संतुलित रहेगा। कभी भी वो टेंशन नहीं होगा, उससे गुस्सा नहीं आएगा, और कभी भी आप उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो इसलिए ध्यान रखिएगा वह संतुलित व्यवहार रखती है, इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे वो है कि निम्न में से वस्तुनिष्ठ लक्षणों के गुणों के संबंध में सही कथन बताइए। तो वस्तुनिष्ठ कहने का मतलब क्या हुआ भाई, MCQ जैसा हम यहाँ पे बना रहे हैं सेम इसे ही क्या कहा जाता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो देखिए क्या दिया है, इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है, सही है ना। देखे होंगे आप लोग, लाखों लोग हैं OMR शीट पे एग्जाम देते हैं, और 1 महीने के अंदर क्या होता है, ये 10 दिन के अंदर जो एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है। तो इसलिए क्या है, सही है। ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होता, सही बात। ठीक है, व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई पहचान का स्टूडेंट है तो उसे 5 नंबर ज्यादा दे दिए, तो ये भी नहीं किया जा सकता क्योंकि OMR पे हो रही है बातें। वस्तुनिष्ठता के कारण अधिक विश्वसनीय वैध होते, ये भी सही है। और लास्ट दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर हम देखें तीनों के तीनों सही है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न अगर हम देखें प्रश्न नंबर 13, तो यहां पे दिया गया है विद्यालय का कार्य। तो विद्यालय का क्या कार्य होता है, संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण। ठीक है, तो विद्यालय ही एक संस्था है जहां पर ये तीनों काम किया जाता है ना, तीनों काम वहां पर होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी।
अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। तो यहां पर आप देखेंगे तो प्रश्न नंबर 14 क्या दिया गया है कि सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी क्या है। ठीक है, कि समाज में परिवर्तन कैसे आता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया गया, धर्म, शिक्षा, सरकार और जाति। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। आप लोग, बहुत लोगों का आपने नाम सुना होगा, आपने अंबेडकर जी का नाम सुना होगा, डॉक्टर भीमराव, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BR अंबेडकर जी। ठीक है, अंबेडकर जी। ठीक, आपने, है ना, ये नाम सुना है। दयानंद सरस्वती जी का नाम सुना है। ठीक है, तो और भी बहुत है, विद्यासागर जी, है ना। तो ये सभी लोग, महात्मा गांधी जी, ठीक, छत्तीसगढ़ के पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, तो ये सभी लोगों का आपने नाम सुना है। ठीक है, इन्हीं लोगों को सबसे बड़े क्या कहा जाता है, सामाजिक परिवर्तन इनके वजह से ही आया हुआ है। ठीक है, और भी लोग हैं, मैं बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि इनके वजह से क्या हुआ है, सामाजिक परिवर्तन हुआ है। तो इसके क्यों हो पाया, क्योंकि उन्होंने किस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है, शिक्षा। शिक्षा की वजह से उन्होंने शिक्षा पे सबसे ज़्यादा फोकस किया, और जब उन्होंने मतलब शिक्षा को समझा तब क्या हुआ, उससे क्या हुआ, सामाजिक परिवर्तन हुआ। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, सही आंसर सामाजिक परिवर्तन का क्या हुआ, सबसे कारक शिक्षा। ठीक है, तो अंबेडकर जी ने ये सबसे महत्वपूर्ण बात कहा है कि शिक्षा के ऊपर ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका जो समाज जो है वो क्या हो जाएगा, परिवर्तित होता जाएगा। ठीक है, इसलिए शिक्षा पे सबसे ज़्यादा ध्यान सबको देना चाहिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान, ये कहाँ पर है। तो ये क्या होता है, ये संस्था, थोड़ा सा मैं आपको बस बता देता हूँ ये क्या होता है। तो ये जो संस्था है ये क्या करता है, राष्ट्रीय लेवल पे, दृष्टि बाधित मतलब जो लोग को दिखाई नहीं देता, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं या ऐसे जो लोग होते हैं, तो उनका जो प्रशासनिक लेवल पे क्या है, ये संस्था है, मतलब उनसे जुड़े हुए प्रशासन। जैसे मान लो उनको कुछ उनके लिए कोई योजना चलाना है, तो उस योजनाओं का सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। उनके लिए मान लीजिए कोई पाठ्यक्रम से संबंधित कोई योजनाएं हैं, तो ये सब क्या करता है, उसका प्रशासनिक ऑफिस है ये जो। तो इसका जो हेड ऑफिस जो है वो कहाँ पर है, वो है देहरादून में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पर, शिक्षा के प्रक्रिया के अंग होते हैं, कि शिक्षा के प्रक्रिया में कौन कौन होते हैं। तो शिक्षा में एक शिक्षक भी होता है, जरूरी है, बिना शिक्षक के आप कैसे यहाँ पर पढ़ोगे। शिक्षार्थी बहुत जरूरी है। मान लो मैं शिक्षक हूँ लेकिन मेरे सामने में कोई बच्चा ही नहीं बैठा है तो मैं क्या पढ़ाऊंगा उसको। पाठ्यक्रम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षक जो है पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चे को क्या करेगा, ये शिक्षार्थी को पढ़ाएगा। इसलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी ये सभी अंग क्या होते हैं, शिक्षा के अंग होते हैं। ठीक है, शिक्षा प्रक्रिया के अंग होते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, प्रभावी और स्थायी